हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका हम हाफ पार्ट कर चुके हैं वीडियो की पार्ट 1 में। अब हम करेंगे इसके हाफ चैप्टर जो हमारा पेंडिंग रह गया था, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक रहेगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि भारतीय संविधान से उसके क्या लक्षण रहे हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी के लिए। फॉर फ्रीडम, यानी कि वो आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, ड्यूरिंग इस आज़ादी के समय जो स्ट्रगल चल रहा था, नेशनलिस्ट हैव डिवोटेड ए ग्रेट डील इन टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग। जो स्ट्रगल कर रहे थे वो ये भी सोच रहे थे कि प्लानिंग भी बना रहे थे कि हमारा आज़ादी के बाद इंडिया कैसा होगा, कैसे हम काम करेंगे। अंडर द ब्रिटिश के अंदर दे हैड बीन फोर्स टू ओबे। ब्रिटिश के अंडर हमने उनके काफ़ी रूल्स जो है हमने फॉलो भी किए हैं। दे लीड वेरी लिटल रोल इन मेकिंग, और हमने उनके काफ़ी छोटे रोल भी निभाए रहे। दी लॉन्ग एक्सपीरियंस, और हमें इससे अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला है इनके ब्रिटिश रूल के अंदर रहकर। स्टेट कॉन्वेंट इंडियन दैट की फ्री इंडिया विल बी द डेमोक्रेसी, की जो इंडिया जब आज़ाद होगा तो उसको डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी। एवरीवन, हर किसी को जरूरत पड़ेगी। इक्वलिटी, सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया जाना होगा। बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, और गवर्नमेंट के हर काम में सभी को पार्टिसिपेट करना होगा, तो उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वे इन विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया, द रूल दैट वुड डिटरमाइन इट फंक्शनिंग। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रत्येक नागरिक को तो अधिकार दिया जाएगा और गवर्नमेंट के काम में वो जो है पार्टिसिपेट भी करेगा। इसके बाद ये भी तो तय करना था कि भारत में जो डेमोक्रेटिक होगा ना, वो गवर्नमेंट कैसे की जाए, कामकाज के नियम कैसे हो, क्या क्या नियम हो, ये किसी एक आदमी के बस का नहीं है। दिस वाज नॉट डन बाय वन पर्सन। ये जो डेमोक्रेटिक का जो काम है ना, ये किसी एक आदमी के बस का नहीं है। इसमें करीब 300 आदमियों ने इसमें भाग लिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने, उसमें कितने 300 पीपल बिकम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुई, इसमें 300 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये असेंबली कब हुई, 1946 में। एंड वी मीट प्रोडियली फॉर द नेक्स्ट 3 years। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको तैयार करने में 3 years 3 साल का टाइम लगा तैयार करने में। यानी कि जब असेंबली हुई 1946 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ ये 1949 में। तो इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 300 पीपल लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। दिस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड ए हक टेक बिफोर देम। इस मेंबर में इसके सामने एक बड़ी जिम्मेवारी भी थी। जो असेंबली बिठाई गई थी उसके सामने एक बड़ी जिम्मेवारी, हक टास्क, यानी कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां भी काफी थी। दी कंट्री वाज मेड अप ए सर्वल डिफरेंट कम्युनिटी। कंट्री के सामने क्या थी, देश में क्या थी, बहुत तरह की कम्युनिटी निवास करती थी। हु स्पोक डिफरेंट, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलती थी, डिफरेंट धर्म के थे और उन कल्चर के भी थे। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिलोंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसाइडर टर्मोइल, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तो इंडिया के सामने एक ये बड़ी प्रॉब्लम भी थी कि इंडिया में विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे थे, विभिन्न संस्कृति के लोग रह रहे थे। वैसे भी संविधान सभा लिखा जा रहा था, उस समय हमारे देश जो है भारी उथल पुथल से गुजरा था। यानी कि जो इंडिया वाज है ना टर्मोइल, क्योंकि उसी टाइम इंडिया आज़ाद हुआ था। इंडिया पाकिस्तान में जो अलग हुए थे पाकिस्तान, उसमें हिंदू लोग जो थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे, मुस्लिम हिंदुस्तान में आ रहे थे। तो इससे क्या थे, काफ़ी टर्मोइल हो रहा था, उनमें उथल पुथल हो रहा था। इस टाइम में भी संविधान को तैयार करना बड़ा एक मुश्किल काम था। दी पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया, इंडिया का जो था पार्टीशन हो गया था, डिवाइड हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में। इमिनेंट सम ऑफ पिछली स्टेट्स रिमाइंड अंडरस्टूड अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर संविधान सभा के सदस्यों के सामने और बहुत सारे भी मुद्दे भी थे। तो कुछ रियासतें ये तय नहीं कर पा रही थी कि उनके भविष्य का क्या होगा, यानी कि फ्यूचर में उन सब का क्या होगा।
एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेस्ट मोस्ट ऑफ पीपल अपीयरिंग डिसमिस, यानी कि संविधान जो था, जनता जो थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी भयानक थी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी उनकी काफ़ी भयानक थी। ऑल ऑफ दिस इशू प्लेड ऑन द मीन्स ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज दे डिफीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने एक जैसा जो दायित्व था ना, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने बड़ी बहादुरी से निभाया डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। दे तो इसमें नेक्स्ट आता है, दे रोज टू ओक्यूशन एंड गिव हिज कंट्री वैनिटी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ए रिस्पेक्ट फॉर द मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, यानी कि जो बहादुरी से निभाया तो देश को एक ऐसा जो तैयार करना था, उनको डॉक्यूमेंट तैयार करने थे जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे, विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता हो, यानी कि इंडिया में जितनी विविधता थी ना, सभी उनको इक्वालिटी दिखानी थी उनमें, ठीक है। और उनके साथ साथ में क्या था, जो इंडिया की पॉवर्टी थी, इंडिया में जो पॉवर्टी थी ना, उसको भी इंडिकेटेड करना था उनको, यानी कि गरीबी जो था ना, गरीब जो थे उनको भी ऊपर उठा के लेके आना था, गरीबी दूर करनी थी। तो ये सब जो थी ना उनकी रिप्रेजेंटेड, उन्होंने इन सब चीज़ों को उसमें रिप्रेजेंट किया था। लिस्ट बिलो ऑल द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें ऑल कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लिस्ट देखेंगे, कुछ फीचर देखें। वाहिल रीडिंग दी, जब इसको पढ़ा गया, कीप इन माइंड द अबव मेंटेन, ठीक है, कॉन्सर्न ऑन डाइवर्सिटी यूनिटी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब इसमें क्या देखा गया, जो तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स तैयार किए गए थे, उसमें देखा गया था कि इसमें जो विविधता है, जो कॉन्सर्न ऑफ डाइवर्सिटी है, जो यूनिटी है, एकता है। अब इसमें देखो फीचर्स क्या थे, इसमें डाइवर्सिटी थी, विविधता थी, यूनिटी थी, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे, सामाजिक आर्थिक जो प्रतिनिधि थे, सुधार करने वाले थे, उनको लगातार उनमें ध्यान दिया गया था, वो रिप्रेजेंटेटिव थे इनमें, उसके बारे में भी लिखा गया। और हम इसको समझने की भी कोशिश करें, ट्राई अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस, इनमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो उन्होंने जो इंडियन जो कम्युनिटी थी, वो ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो तो वो किस में चेंज करना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा रहा था उसमें इंडिया को वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक सोसाइटी पर वो उन्होंने काफ़ी जोर दिया, यानी कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी होनी चाहिए। इसी को आधार बनाकर उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहा। अब इसमें इधर एक मेन पॉइंट देख लेते हैं हम, देखो बाबा साहिब। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर। अब जैसे बाबा साहिब किसको बोला जाता है, बाबा साहिब की पदवी किसको दी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको किस नाम से जाना जाता है, एज द फादर ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो राष्ट्रीय संविधान लिखा गया ना, उनके फादर बोले जाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका विश्वास था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि उनकी क्या हिस्सेदारी में क्या सभी जातियों को शामिल किया। कास्ट गेट सम सेटेज ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में ना सभी जातियों को, सभी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी कि लेकिन उनमें यह भी कहा गया कि भले ही कानून बन जाए, लेकिन अनुसूचित जाति वो बेफिक्र नहीं हो सकती कि उन्हें कानूनों का संचालन स्वयं हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है, उन्हें भी महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया। हिंदू कास्ट ऑफिसर जो है ना, उन्हीं के हाथ में नहीं था, यानी कि हिंदू कास्ट ऑफिसर्स इनके हाथ में नहीं था। ही देयरफॉर आर्ग्यूड कास्ट टू, इन्होंने अनुसूचित जातियों के अलावा लोक सेवाओं को भी बढ़ चढ़कर उसमें शामिल किया, यानी कि कोई भी सोसाइटी इसमें शामिल हो सकती थी। फिर आता है हमारा, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो इंडिया को कैसा बनाना चाहते थे वे, स्ट्रॉन्ग एंड डेमोक्रेटिक। इंडिया को कैसे बनाना चाहते, स्ट्रॉन्ग एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, फेडरलिज्म। फीचर सबसे पहले क्या आता है हमारा, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या कहता है, दी रेफर्स टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल टू गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन देखो कंट्री, फेडरलिज्म का मतलब है जो हमारी पावर है ना, जितनी भी पावर है इंडिया की, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारी आती है सेंट्रल लेवल पर, फिर आती है स्टेट लेवल पर, ये हमारी आती है स्टेट लेवल पर, फिर आती है जो छोटी लेवल की होती है ना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायती राज पर। ठीक है, हमारी इंडिया की जो पावर है, जो कार्यपालिका है, शक्ति है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पंचायती राज। ओके, तो इसको फेडरलिज्म बोला जाता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल,
एट द सेंटर, सबसे जो टॉप की लेवल होती है ना वो सेंटर लेवल की कहलाती है। पंचायती राज इज द थर्ड जो है वो कौन सी है, पंचायती राज। यू हैव रीड अबाउट, जिसके बारे में हम 6th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं, पंचायती राज के बारे में। वी लुक्ड एट द फंक्शन, उसके कार्यों को हम देख चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके फिर नेक्स्ट आता है मैं लुक एट द ईयर, वी रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो 6th क्लास में हमने पढ़ा किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में। 7th क्लास में हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। 8th क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार काम करती है। द वेस्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन बाय ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी device that not involve only person sitting in the capital city of New Delhi। अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें भारत में जितनी भी जो समितियां हैं, जितनी भी कमेटी है, कम्युनिटी है, जितनी भी कम्युनिटी है, इंडिया की कम्युनिटी, जितनी भी सिस्टम है, गवर्नमेंट को जरूरत है उनकी। सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर दी जानी चाहिए जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठकर, क्या है, कैपिटल सिटी है ना हमारी जो दिल्ली में वो बैठे बैठे वो सारे काम कर सके। डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली, केवल दिल्ली में बैठे ही लोग जो है इसमें शामिल ना हो, बाकी सारे स्टेट, पूरी इंडिया की जितनी भी स्टेट है उनके सारे लोग जो है इसमें शामिल हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन फॉर एवरीवन, हर किसी का डिसीजन उसमें शामिल होना चाहिए। इंस्टेड, इतना ही नहीं, इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पार्टिकुलर एरिया। अब इसलिए इसमें सरकार की जो व्यवस्था की गई है ना, इसमें हिसाब से फैसले भी लिए जा सकते हैं, इलाकों के, इसलिए स्टेट के फैसले भी लिए जा सकते हैं। व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय autonomy is extensive power of certain issue subject of national ocean required that all these states follow the law of central government. The constitution contains list that detail of issue that each type government can make law and Indian edition। इसमें जिन्हें बताया गया कि कौन से सत्र की सरकार ना किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। अब इसमें जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जो हमारा संविधान है उसमें ना डिटेल दी गई, लिस्ट दी गई, डिटेल इन इशू दैट ईच टाइप, प्रत्येक स्टेट जो है ना, प्रत्येक गवर्नमेंट जो है वो अपने बिहाव पर कानून बना सकते हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो परफेक्ट वेयर ईच ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम ईच वर्क इट डज, यानी कि प्रत्येक जो सेंटर की सरकार है, प्रत्येक स्टेट की जो सरकार अपने कार्यों के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, पैसे का इंतजाम भी तो करना होगा, वो सेंट्रल लेवल से करती है। फिर अंडर फेडरलिज्म के अंदर स्टेट कैन नॉट मे बी एजेंट ऑफ द फेडरलिस्ट गवर्नमेंट एंड बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। जो इसके अंदर क्या कहते हैं, राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से अपनी ताकत और अवसर मिले होते हैं। सभी पर्सन, सभी लोग जो है ना गवर्नमेंट के, भारत के सभी लोग जितने भी है, गवर्नमेंट के जितने भी लोग गवर्न करते हैं, लॉ, कानून एंड पॉलिसीज, जितनी भी कानून और पॉलिसीज बनाई जाती है उसके अंतर्गत शामिल होते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट लेवल पर वो उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा हमारा आता है इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है ना, उसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं ना, वो कौन होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं लोगों के द्वारा चुने गए लोग, जिनको चुनकर भेजते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं। वही तो गवर्नमेंट को जो सरकार बनाती है, काम करती है। हम इसको 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टोरी ऑफ कांता की हमने पढ़ी थी स्टोरी, जो हु स्टैंडिंग लाइन में खड़ी है, इलेक्शन के टाइम पे खड़ी है, अगर आपको रिमेम्बर हो तो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इंडिया के संविधान के रिगार्डिंग वो क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट, उसको एडल्ट अधिकार है, फॉर द सिटीजन, सभी सिटीजन्स के बराबर उसको अधिकार है। व्हेन दे आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बनाया गया था, सभी मेंबर्स को उसमें क्या है, अधिकार दिया गया था, सभी को समान अधिकार दिया गया था। फ्रीडम स्ट्रगल, वो खुशी से या अपनी खुशी से या जैसे आजाद होकर अपनी स्ट्रगल कर सकता है। यूनिवर्सल अडल्ट है, उसको सफर करने का, वुड हेल्प इंकरेज द डेमोक्रेटिक मिडनेस एंड ब्रेक द कल्चर ऑफ द कस्ट, यानी किसी भी जाति के प्रति अगर किसी के अत्याचार होता है या उसको भेदभाव किया जाता है, सोच या तौर तरीकों में उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, तो वो उसके प्रति विरोध कर सकती है। तो दैट मीन्स द पीपल दैट ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल। तो जो इसका मतलब है कि जो लोग है ना, इसमें
मीन्स लोग जो इंडिया के लोग हैं वो डायरेक्ट रोल निभाते हैं इसमें रिप्रेजेंटेटिव तैयार करने में। इतना ही नहीं, प्रत्येक सिटीजन को, कंट्री के प्रत्येक सिटीजन को इंस्पेक्टिव ऑफ हर सोशल बैकग्राउंड, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कैसे हो, कैन आल्सो कॉन्टेक्ट टू इलेक्शन, वो इलेक्शन में वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। दीज रिप्रेजेंटेड आर अनएबल टू पीपल अनकाउंटेबल टू द पीपल, यानी कि इसमें जो लोग है ना ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि जो भी काम करते हैं तो जनता उनसे पूछ सकती है भी ये काम क्यों किया है, किस लिए किया है, तो वो उनके उनको जवाब देना पड़ता है। किसको? रिप्रेजेंटेटिव को जवाब देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये आता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेट कर दिया गया, शक्तियों को बांट दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, थ्री पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स के। देर आर द लेजिस्लेटिव, एक्सक्लूसिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव होती है जैसे विधायक होते हैं जो जिसको हम चुनते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं जो कार्य करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं काम करने वाले, जो जुडिशरी होती है जो न्याय करने वाली होती है। द लेजिस्लेटिव रिफर्स टू द इलेक्टेड, जो लेजिस्लेटिव होती है ना वो क्या होते हैं, इलेक्टेड, चुने जाते हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं। और एक्सिक्यूटिव जैसे स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है कानून को बनाने, एम्प्लॉय, कानून का पालन करने में, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो मदद करती है। और जुडिशरी क्या करती है, वो जो यूनिट में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, रेफर टू द सिस्टम कोर्ट ऑफ कंट्री, जो कंट्री के कोर्ट के सिस्टम को चलाती है। ठीक है, फिर आता है हम इसमें गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट क्या कहती है, ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स वुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सभी के पास अपनी अपनी पावर होती है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज चीफ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दीज इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल दे थ्री। फिर कहते हैं शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर ना प्रत्येक अंग दूसरे अंग का अंकुश, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर वो डिपेंड होता है। इस तरह तीनों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहता है। एक कार्य करते हैं तो दूसरे को उसके प्रति कार्य करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें हम ये पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट देखो, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो असेंबली है ना मेंबर्स की, इसे फेस द एक्सिक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर द रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटर। इसमें संविधान सभा के जो भी सदस्य ना उनको ये भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि जो विधायक के प्रति अपने दायित्व की ना उसको उपेक्षा भी करनी पड़ जाए। दी असेंबली, जो असेंबली बिठाई जाती है संविधान की में जो काम किए जाते, शामिल किए जाते हैं, उसकी कार्यकारी शाखाओं को दी जाने वाली जो जिसको जो कार्य दिया जाए वो उसी में कार्य में इन्वॉल्व रहे, लिमिट में रहे, यानी कि वो लिमिट से बाहर होकर कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर बाहर काम करे। कंट्रोल टू एक्शन, यानी कि एक्शन के प्रति वो कंट्रोल में रहे, अपने कार्यों के प्रति वो कंट्रोल में रहे। फिर आता है इसमें नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये देखो हम ये कहते हैं फेडरल, ये क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया, ये हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। ये क्या हमारे मौलिक अधिकार। दिस सेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या है, वी रेफर टू द कंसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या क्या, इसमें फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलोगे, फंडामेंटल राइट को बोले कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कॉन्साइंस, यानी कि इसकी आत्मा बोला गया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है, फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर इसमें आता है कॉलोनियल रूल जो होते हैं ना, एंड क्रिएटेड एक certain suspension of the state in mind the and nationalist, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of states power independence India। अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे हमारे दिमाग में क्या है, राज्य के प्रति संदेह का भाव, जैसे शंका पैदा हो गई, इसलिए राष्ट्रवादी हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, कुछ राइट में हमारे अधिकार होने चाहिए, यानी कि जो हमारे अधिकार है ना वो राइट में होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होती है, जो सत्ता आती है, जो जिसका भी शासन आता है वो हमारे अधिकारों को भुला देता है, उसके अगेंस्ट हम काम करने लग जाते हैं। आज़ाद इंडिया में क्या होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है वो क्या होने, लिखे हुए होने चाहिए। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एसोसिएट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो क्या है हमारे मौलिक अधिकार है, वो क्या कहते हैं, वो होते हैं मौलिक अधिकार हमारे देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने, अभियोटी कहते हैं मनमाने
और निरंकुश इस्तेमाल से बचाती है। यानी कि जो राज्य होते हैं ना, वो हमारे मनमाने अधिकार को ले लेती है, तो उसको हमारी उससे बचाती है। नेक्स्ट आता है हमारा absolute exercise of power of the state constitution that guarantees the right of the individual against the state as well the against other individuals। अब ये क्या कहता है कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकते हैं या दूसरे ये अधिकार उस सत्ता, यानी कि जो सत्ता है ना दूसरी, ये संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। किसकी अधिकार रक्षा करता है? व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। दूसरे व्यक्तियों के सामने, दूसरी जो स्टेट होती है उनके सामने हमारे अधिकारों की रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन। मोर इवर अब क्या कहता है, दी वेरियस मिनोरिटी कम्युनिटीज आल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। अब ये समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके संविधान, जो उनके जो पावर है उनकी सुरक्षा करे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे, उनके समूह की वो रक्षा करे। दिस ग्रुप प्रोटेक्ट देयर ग्रुप, यानी कि उनके ग्रुप की रक्षा करे। दी कॉन्स्टिट्यूशन देयर फॉर आल्सो, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वह मौलिक अधिकारों के बारे में, देखो इसमें हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार। एज मौलिक अधिकार के बारे में सबसे ज्यादा किसने बताया? डॉक्टर अंबेडकर हैज सेड, उन्होंने कहा है कि अबाउट दीज हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। अंबेडकर ने कहा कि हमारा इसका दोहरा, फोल्ड यानी कि दोहरा उद्देश्य, दो उद्देश्य हमारे इसके। पहला उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, जैसे पहला उद्देश्य हमारा कि प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो जो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी कि प्रत्येक नागरिक को ऐसी उसमें स्किल भी तो होनी चाहिए जो अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं, जो उसके अपने अधिकार लेने की उसमें काबिलियत हो। दूसरी क्या होती है जी? राइट्स जो होते हैं ना, मस्ट बी बिगिनिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉ। दूसरा क्या है? ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्य है जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये जो अधिकार है ना, उसके लिए नहीं है, बाइंडिंग है, उसके लिए बाइंडिंग किया गया है। जो इन अधिकारों और पावर को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, उनके लिए ये अधिकारों को बाइंड किया गया है, ये उनके लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा In additional of fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy। अब मौलिक अधिकारों के अलावा, इनके अलावा क्या, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो संविधान में, एक खंड नीति, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, खंड नीति भी बनाएगी, खंड निर्देशक तत्व का भी इसमें जिक्र किया गया। संविधान सभा के सदस्य, जो सेशन ऑफ द डिसीजन बाय द मेंबर्स ऑफ द, संविधान सभा के जो सदस्य हैं असेंबली को बुलाते हैं। इंश्योर ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स, ये क्या करते हैं? हमारे सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए। इनसे क्या है? हमारे सामाजिक और आर्थिक सुधार जो मेंबर्स होते हैं ना, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए वो हमारे लिए कार्य करते हैं। एंड टू सर्व एज ए गाइड टू इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासिस। अब और क्या वे चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्र भारत है ना, राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले हो, ठीक है, वो हमारे क्या है? पॉवर्टी को दूर करे, पॉवर्टी द मासिस, जो सबसे ज्यादा पॉवर्टी फैली हुई है उसको दूर करे। जो पॉलिसीज है, जो कानून है, नीतियां हैं, कानून है, मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने है। इंडिपेंडेंस द इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट, जो कानून है वो सर्व एज ए गाइड, वो हमें गाइड करे। जो कानून बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई है, वो गरीबी को दूर करने के लिए क्या है? हमें गाइड करे, वो हमें रास्ता दिखाए। तब इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कौन कौन से है? एक आता है राइट ऑफ इक्वालिटी। सबसे पहले फंडामेंटल राइट कौन सा है? इक्वालिटी। इसका मतलब यह है कि ऑल पर्सन आर इक्वल, सभी लोग बराबर है, बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इसका मतलब है ऑल पर्सन बी इक्वलिटी प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री, किसी भी जैसे कंट्री के सामने कोई भी कानून हो उसके लिए सभी बराबर है, चाहे वो स्टेट का हो। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिक ऑफ द रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। एवरी पर्सन, हर आदमी जो है वो कानून के सामने इक्वल होता है। यानी कि हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट ऑफ इक्वालिटी। दूसरा है राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि हमारा फ्रीडम का राइट्स है। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, हमें बोलने का पूरा अधिकार है, हमें बोलने की पूरी आज़ादी होती है। एक्सप्रेशन का आज़ादी होती है, बोलने की, भाषण देने की। द राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट में
ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी परफॉर्मेंस में। ऑक्यूपेशन, बिजनेस, हम कोई भी हम अपनी आज़ादी से हम उसको कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। एक्सप्लोशन का मतलब होता है शोषण। क्या होता है हमारा शोषण। शोषण के विरुद्ध हम अपना अधिकार ले सकते हैं। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोबिट्स वुमेन को क्या दिया गया, ट्रैकिंग दिया गया। फोर्स्ड लेबर, लेबर के रूप में उसको काम नहीं लिया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अब इसमें संविधान में लिखा गया 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर काम करवाया जाता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा, यानी कि वो उसको क्या बोला जाता है, शोषण बोला जाता है। शोषण, शोषण, मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकेशन, यानी कि मानव व्यापार नहीं किया जा सकता। किसी को मजदूरी के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। फोर्थ जो आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, फोर्थ हमारा राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन हो गया। अब राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म के प्रति आजादी। धर्म, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं इसमें। रिलीजन्स फ्रीडम टू प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, किसी भी सिटीजन को कोई भी धर्म प्रोवाइड किया जा सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। प्रत्येक आदमी को ये अधिकार है कि वो प्रैक्टिस करे, प्रोसेस करे, पार्टिसिपेट करे, किसी भी धर्म के प्रति वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी धर्म वो में अपना सकता है। फिफ्थ आता है हमारा, फिफ्थ फंडामेंटल राइट आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि कल्चर, सांस्कृतिक और हमारी जो पढ़ाई का राइट्स है, शैक्षणिक अधिकार है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स बोला गया ऑल मिनोरिटी रिलीजियस इन गाइडेंस कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, यानी कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्या गए, धार्मिक भाषा सभी धर्म के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी सोसाइटी के लोग अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए, ठीक है, संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए वो है किसी भी संस्थान को खोल सकते हैं, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को वो खोल सकते हैं। सिक्स जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडाइज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार भी किया जा सकता है। दिस अलाउ सिटीजन, इसमें क्या दिया गया, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स में ना कोई इंक्लूड हो रहा है या कोई हमें प्रेशर डाल रहे हैं, कोई हमें दबाव रहे, हमारे अधिकार का शोषण कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं। हम उसके खिलाफ क्या है, उसके प्रति कोर्ट में जा सकते हैं। प्रत्येक सिटीजन को ये अधिकार है, उसको विश्वास दिलाया जाता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स की ना हर स्टेट में, हर लेवल पे उसकी रक्षा की जाएगी। यानी कि जो अधिकार दिया गया है ना, ये जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की ना आत्मा बोला जाता है। यानी कि इस अधिकार के बिना, इस फंडामेंटल राइट्स के बिना किसी भी अधिकार को नहीं मान्यता दी जाती। इसको इसकी आत्मा बोला जाता है, इसके बिना किसी भी राइट्स को मान्यता नहीं दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म के प्रति। ए सेक्यूर स्टेट, कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य ना, कोई जिसका अपना धर्म, कोई किसी भी सेक्यूर स्टेट है, ईच वन ऑफ दी स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन, कोई भी स्टेट है ना किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। एंड स्टेट रिलीजन, किसी का भी राज्य जो है राज्य का धर्म नहीं हो सकता, राज्य का धर्म उसका अपना नहीं, किसी भी स्टेट का। फिर आते वी विल रीड अबाउट दिस इन द फॉलोइंग, इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। You know, understand the ways in which country history often determine the kind of constitution that a country adopted for itself. अब इस बात को हमें पता चलता है कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार का होगा। काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे जो इतिहास, हमारे हिस्ट्री है हमारे देश की, वो मुतद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रकार का होना चाहिए। हमारे देश जो संविधान है उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन आइडियल को निभाता है। लाइक द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द अथॉरिटी इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव विद इलेक्टेड रूल बाय जस्ट, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों की जानकारी सरकार करना चाहते हैं। जिस प्रकार, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया जा सकता है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाय द ईयर इलेक्टेड न्यू कंजर्व द पॉलिसी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जब देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। नेपाल में हम देख चुके हैं, वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए, जैसे नेपाल का एग्जाम देखा है हमने, देखो
नेपाल में क्या देखा हमने, देखा कि जो नेपाल है उसमें क्या है, हाउ टू नीड अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, अडॉप्ट करने को तैयार आफ्टर इट बिकम ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी क्या है, वहाँ पे जो है वो संविधान बनाने की जरूरत पैदा हो जाती है। अब हमने ऊपर क्या देखा है, पूरा जैसे लेसन में हमने देखा डिफरेंस फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी हमने फीचर्स देख चुके हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखाई देते हैं, जिसमें हम इजी से इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, डू नॉट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, लेकिन हम कभी क्या है इसमें ज़्यादा फिक्र ना करें, जैसे ज़्यादा हम इसके बारे में ना सोचें। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस, अब इसके बारे में हम ज़्यादा और बड़ी क्लासेस में देखेंगे, 9th में देखेंगे इसके बारे में। यू विल रीड मोर देन डिफरेंट फीचर, अब इसके ज़्यादा और भी फीचर है जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंस व्हाट दे मीन, उनका क्या मतलब है, उनको ठोस रूप में क्या मतलब है, उनको क्या कार्य करते हैं, हमारे प्रति हमें क्या फैसिलिटी देते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी किया जा सकता है। अब संविधान के बारे में हम 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं। अब हाँ, जो हमारे देश का संविधान है वो तैयार किया गया था 1946 में, और वो 1949 में बनकर तैयार हुआ था। 3 इयर्स लगे थे इसमें, और ये संविधान लागू हुआ था हमारा। अब जैसे इसमें हम देखते हैं, द अबोव फोटो शो वेरियस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंगिंग ए कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950, यानी कि फाइनल सेशन जो था, यानी कि लास्ट मीटिंग जब हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की, उसमें जो है काफ़ी मेंबर्स ने इसमें साइन किए थे। जो इसकी ऊपर फोटो दी गई है उसमें हमने दिखाया गया है। दी फर्स्ट फोटो जो है वो किसकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी साइन कर रहे हैं। दी सेकंड फोटो है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था असेंबली को। दी लास्ट फोटो में क्या दिखाया गया है, अब इसमें मैं बताती हूँ आपको लास्ट फोटो में क्या दिया है। लास्ट फोटो में कौन कौन है वो देखते हैं हम। वो हमारे आते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देखेंगे हम। श्री जय जो है जियाराम दास जो है दौलत राम, वो कौन जो थे हमारे डॉक्टर जो सियाराम दास थे दौलत राम, वो दिखाए गए हैं। फिर आते हैं हमारे मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर कौन थे हमारे, जो थी राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। हेल्थ मिनिस्टर हमारे जो रहे हैं जॉन मिथाई रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर है जो सरदार वल्लभ पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और जिनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है, यानी कि उप प्रधानमंत्री भी बोला जाता है। फिर उनके पीछे आता है श्री जगवेन जो जगजीवन है, कौन है ये, जगजीवन राम, जो कौन है लेबर मिनिस्टर, यानी कि लेबर मिनिस्टर श्रम मंत्री भी रहे हैं। इस प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और इनमें मेंबर ने हमारे साइन किए थे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, श्रम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर कौन रहे हैं, ये काफी बार पूछा है, तो हमें इसको काफी डीपली रीड करना होगा। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद एक्सरसाइज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।